हेलो दोस्तों, आज जानते हैं अंग्रेज़ों के शासन काल के बारे में। अंग्रेज़ों के शासन काल के बारे में बात करें आते हैं, फिर ब्रिटिश राज्य की बात करें हम। तो ब्रिटिश राज 1858 से 1892 की स्वतंत्रता तक भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की अवधि, भारत और 1947 में पाकिस्तान। इस राज ने उपमहाद्वीप के प्रबंधन को ब्रिटिश द्वारा सफल बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में प्रति सामान्य अविश्वास और असंतोष के परिणाम स्वरूप 1857 में सिपाही सैनिकों का व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत में शासन की संरचना पर पुनर्विचार करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और प्रत्यक्ष शासन लागू कर दिया। राज का उद्देश्य शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था, लेकिन अंग्रेजों की सहमति के बिना अपने भविष्य का निर्धारण करने में भारतीयों की शक्तिहीनता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक उग्र बना दिया। ब्रिटिश शासन की पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करते हैं। यद्यपि प्राचीन काल से भारत के साथ व्यापार को यूरोपीय लोगों द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता रहा है, लेकिन उनके बीच लंबा मार्ग बिचौलिया की वजह से कई संभावित बाधाओं और अस्पष्टताओं के अधीन था, जिसमें व्यापार असुरक्षित, अविश्वसनीय और महंगा हो गया। यह विशेष रूप से मंगोल साम्राज्य के पतन और ओटोमन साम्राज्य के उदय के बाद सच था, जिसने प्राचीन सिल्क रोड को लगभग अवरुद्ध कर दिया था। पुर्तगालियों के नेतृत्व में यूरोपीय लोगों ने बिचौलियों से बचने के लिए समुद्री नौवहन मार्गों की खोज शुरू की। इसलिए उस उद्यम की दूरी के कारण व्यापारियों को किलेबंद चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। अंग्रेजों ने यह कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा, जिसने शुरू में स्थानीय अधिकारियों से भूमि के स्वामित्व, अपनी संपत्ति को मजबूत करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी रिश्तों में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करके भारत में खुद को स्थापित किया। कंपनी को क्षेत्रीय सर्वोच्चता शत्रुता में शामिल होने के बाद शुरू हुई प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों को दरकिनार कर दिया और अंततः बंगाल के नवाब को उखाड़ फेंका और 1757 में एक कठपुतली को स्थापित किया। बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण 1770 के दशक में प्रभावी रूप से समेकित हुआ, जब वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब के प्रशासनिक कार्यालयों को अपनी देखरेख में कलकत्ता में लाया। लगभग उसी समय ब्रिटिश संसद ने लगातार भारत अधिनियमों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करना शुरू किया। मार्च 1857 के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर की सैन्य छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अप्रैल की शुरुआत में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी चढ़ा दिया। बाद में अप्रैल में मेरठ में सिपाहियों ने अफवाह सुनी कि उन्हें अपनी नई इनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल के लिए सूअर और गाय क्रमशः मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा खाने के लिए वर्जित है कि चर्बी से चिकना किए गए कारतूसों को चबाना होगा। इसलिए उन्होंने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। सजा के तौर पर उन्हें लंबी कैद की सजा दी गई,
बेड़ियां लगाई गई और जेल में डाल दिया गया। इस सजा से उनके साथी भड़क गए, जो 10 मई को उठे, अपने ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मार दी और दिल्ली कूच कर दिया। जहां कोई यूरोपीय सैनिक नहीं थे, दिल्ली पर कब्जा करने से पूरे विद्रोह के लिए एक दिशा और पैटर्न तैयार हो गया, जो फिर पूरे उत्तर भारत में फैल गया। मुगल बादशाह और उनके बेटों और अपदस्थ मराठा पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहिब को छोड़कर कोई भी महत्वपूर्ण भारतीय राजकुमार विद्रोहियों में शामिल नहीं हुआ। विद्रोह आधिकारिक तौर पर 8 जुलाई 1859 को समाप्त हुआ। विद्रोह का तत्काल परिणाम भारतीय प्रशासन में सामान्य बदलाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर सीधे शासन स्थापित कर दिया गया। ठोस शब्दों में इसका कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन इसने सरकार में एक अधिक व्यक्तिगत भावनाओं को शामिल किया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में व्याप्त अकल्पनीय व्यवसायिकता को समाप्त कर दिया। विद्रोह के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट में भारतीय प्रशासन के वित्त को आधुनिक आधार पर पुनर्गठित किया। भारतीय सेना को भी बड़े पैमाने पर पुनर्गठित किया गया। विद्रोह का एक और महत्वपूर्ण परिणाम भारतीयों के साथ परामर्श की नीति की शुरुआत थी। 1853 की विधान परिषद में केवल यूरोपीय लोग शामिल थे और उसने अहंकार से ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह एक पूर्ण संसद हो। यह व्यापक रूप से महसूस किया गया कि भारतीय राय के साथ संचार की कमी ने संकट को बढ़ाने में मदद की थी। तदनुसार 1861 की नई परिषद को एक भारतीय मनोनीत तत्व दिया गया था। शैक्षिक और सार्वजनिक कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के जारी रहे। वास्तव में कुछ को संकट में सैनिकों के परिवहन के लिए उनके मूल्य के विचार से प्रेरित किया गया था, लेकिन हिंदू समाज को प्रभावित करने वाले असंवेदनशील ब्रिटिश लगाए गए सामाजिक उपाय अचानक समाप्त हो गए। अंत में विद्रोह का असर भारत के लोगों पर भी पड़ा। पारंपरिक समाज ने आने वाले विदेशी प्रभावों के खिलाफ अपना विरोध जताया था और यह विफल रहा। राजकुमारों और अन्य स्वाभाविक नेताओं ने विद्रोह से खुद को अलग रखा या अधिकांश भाग के लिए अक्षम साबित हुए। इस समय से अतीत के पुनरुद्धार या पश्चिम के बहिष्कार की सभी गंभीर उम्मीद खत्म हो गई। भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना टूटने लगी और अंततः एक पश्चिमी वर्ग प्रणाली ने इसे पीछे छोड़ दिया, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाओं के साथ एक मजबूत मध्यम वर्ग का उदय हुआ। विद्रोह का अधिकांश दोष ईस्ट इंडिया कंपनी की अयोग्यता पर था। 2 अगस्त 1858 को संसद ने एक विधेयक पारित कंपनी से ताज से हस्तांतरित करना। व्यापारी कंपनी की अवशिष्ट शक्तियां भारत के राज्य सचिव ग्रेट ब्रिटेन के कैबिनेट में एक मंत्री के पास नहीं थीं, जो लंदन में इंडिया ऑफिस की अध्यक्षता करेंगे और उन्हें विशेष रूप से वित्तीय मामलों में भारत की एक परिषद द्वारा सहायता और सलाह दी जाएगी, जिसमें शुरू के 15 ब्रिटिश शामिल थे, जिनमें से 7 पुरानी कंपनी